नमस्ते प्यारे साथियों, मैं पवन शर्मा आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ सक्सेस पॉइंट पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जेनेटिक्स का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इस पार्ट 4 से पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है अपने यूट्यूब चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से 3 पार्ट देख सकते हैं और इससे पहले की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वह 3 पार्ट देख लिए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको हमारे द्वारा जो विषय वस्तु दी जा रही है उस विषय वस्तु के बारे में आसानी से नॉलेज प्राप्त हो सके, आसानी से आप समझ सको। इस पार्ट 4 के अंदर हम आनुवंशिकता के नियम जो है, वंशागति के जो नियम है, उन नियमों का विस्तृत अध्ययन करेंगे जो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को आधार मान करके किए गए थे। तो साथियों, हम आज की क्लास जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम यानी वंशागति के नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, ये जो नियम है वो मटर के पौधे को आधार मान करके दिए गए थे। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सटाइवम होता है। अब ये नियम कितने होते हैं? तो ये नियम हैं 3 नियम में से जो पहला नियम है उसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेपरेशन। तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखते हैं हम। मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों और उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर 3 आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अभी हम कुछ समय के पश्चात इन तीनों नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्या भी करेंगे। तो हम बिना समय गवाए प्रभाविता के नियम को स्टार्ट करते हैं। प्रभाविता का जो नियम है इसको इकाई लक्षण का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या होता है। जैसे मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने पौधे की लंबाई। इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो है लंबा और जो अप्रभावी लक्षण है वो है बोना। यानी प्रभावी लक्षण के लिए लिखूंगा मैं कैपिटल टी, बोने के लिए मैं लिखूंगा स्मॉल टी, यानी टॉल ड्वार्फ का आपको डी नहीं लिखना है, इसमें आपको स्मॉल टी लिखना है। यानी ये जो पीढ़ी है मेरे पास में वो जनक पीढ़ी है। इससे जब युग्मकों का निर्माण होगा तो एक अपने पास में युग्मक प्राप्त होंगे कैपिटल टी के, एक अपने पास में युग्मक प्राप्त होंगे स्मॉल टी के। तो ये जो लंबा है इस लंबे पौधे को मैं मान सकता हूँ नर, और ये जो बोना है इस बोने को मैं मान सकता हूँ मैं मादा। तो देखिए जब ये अपने पास में प्राप्त हुए हैं युग्मक, अब इस युग्मक से हमें संतति प्राप्त करनी है। तो जो संतति अपने पास में प्राप्त होगी वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये जो पौधे अपने पास में प्राप्त होने वाले हैं, यह पौधे सारे के सारे जो पौधे हैं वो हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यानी F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त होंगे वो हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि जो लंबा है यानी जो प्रभावी लक्षण है वह बोना यानी अप्रभावी लक्षण के गुणों को दबा देता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता है। अब प्रकट कौन सा गुण हो रहा है? लंबापन यानी प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसे प्रभाविता के नियम की संज्ञा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं प्रभाविता के नियम के बारे में।
इसे मेंडल का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़ों में से एक कारक नर जबकि दूसरा कारक मादा से आता है। इन कारकों में एक कारक का गुण दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ प्रभावी लक्षण की, यानी प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के गुणों को दबा देता है। अर्थात मैं यूँ भी बोल सकता हूँ उसको प्रकट नहीं होने देता है, तो जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और दब जाने वाले गुण को अर्थात जो प्रकट नहीं हो पा रहा है उस गुण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते, यानी F1PD में अपने जो पौधे प्राप्त हुए थे वो सारे पौधे हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण उपस्थित अवश्य होता है, यानी अप्रभावी लक्षण है तो सही लेकिन अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। दूसरी पीढ़ी का मतलब मैं बोल सकता हूँ F2PD में यह जो लक्षण है वो प्रकट होता हुआ हमें दिखाई देगा। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी एक संकर संकरण की हमने पहले भी परिभाषा देखी थी। जब किसी पौधे के एक लक्षण को लेकर के प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले भी देखा था कि पौधे का एक लक्षण लिया हमने, पौधे की लंबाई, उसमें प्रभावी लक्षण लंबा अप्रभावी लक्षण बोलना, उन दोनों के बीच में हमने संकरण करवाया। तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम प्रभाविता के नियम को किसी और उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है फली का रंग। फली के रंग में प्रभावी लक्षण हरा और अप्रभावी लक्षण पीला है। यहाँ मैं हरे के लिए कैपिटल जी काम में लूँगा और पीले के लिए स्मॉल जी काम में लूँगा। अब यहाँ पर जो हरा है वो नर है, यहाँ पर जो पीला है वो मादा है। यानी जो हरा और जो पीला है यानी प्रभावी और जो अप्रभावी लक्षण है वो जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी यानी पी यानी पेरेंटल जनरेशन है। इनसे युग्मकों का निर्माण होता है। तो प्रभावी लक्षण वाले से युग्मक का निर्माण हुआ कैपिटल जी और अप्रभावी से युग्मक का निर्माण हुआ स्मॉल जी। जब मैं इन युग्मकों का संकरण करवाऊंगा तो मेरे पास में F1PD में कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी जो पौधे अपन को प्राप्त हो रहे हैं वो सारे के सारे हमें हरे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें से एक भी पौधा पीला पौधा प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात मैं यूँ बोल सकता हूँ कि जो 100% जो पौधे हैं वो हमें हरे पौधे यानी प्रभावी लक्षण वाले प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात प्रभावी लक्षण जो है वह अप्रभावी लक्षण के गुणों को दबा रहे हैं, अर्थात उसको प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। तो जो पौधे अपन को प्राप्त होंगे वो अशुद्ध हरे होंगे, विषम युग्मजी हरा होगा और सभी पौधे जो है वो हरे होंगे। अर्थात 100% पौधे जो है वो हमें हरे पौधे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले प्रभाविता के नियम के अंतर्गत देखा था कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप की संतति हमको प्राप्त होती है। यानी ये जो पीढ़ी है वो पीढ़ी अपन को प्राप्त हुई है F1PD। जब उसी F1PD का मैं F1PD के साथ में संकरण करवाता हूँ, जब उसी F1PD का मैं F1PD के साथ में ही संकरण करवाता हूँ तो मेरे को जो है F2PD प्राप्त होगी। तो उससे पहले देखिए हमारे पास में पेरेंट जनरेशन है, अर्थात जनक पीढ़ी है। इस जनक पीढ़ी से मेरे को युग्मकों का निर्माण करना है, तो यहाँ पर मैं इसको नर बोल सकता हूँ
इसको मैं मादा बोल सकता हूँ। यानी इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के बनेंगे और इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेकर बोर्ड की सहायता से हम F2PD को समझाने का प्रयास करेंगे। चेकर बोर्ड जो है वो सबसे पहले पुनेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यानी सबसे पहले चेकर बोर्ड का जो विकास है वो पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। यानी ये जो चेकर बोर्ड है उस चेकर बोर्ड को पुनेट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चेकर बोर्ड की सहायता से हम F2PD कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास में युग्मक प्राप्त हुए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के, तो चेकर बोर्ड के अंदर आपको एक बोर्ड बनाना पड़ता है। इस बोर्ड में ये 4 खाने हैं। इन चारों खानों में से आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल टी, यहाँ लिखना है स्मॉल टी, यहाँ लिखना है कैपिटल टी और यहाँ लिखना है स्मॉल टी। ये वाला जो है वो मेल के बारे में है और ये जो है यहाँ पर इस साइड में फीमेल के बारे में है। जब मैं कैपिटल टी के साथ में संकरित करवाऊँगा तो मेरे पास में कैपिटल टी प्राप्त होगा। जब मैं इस कैपिटल टी का संयोजन स्मॉल टी के साथ में करवाता हूँ तो मेरे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का संतति प्राप्त होगी। जब मैं इस स्मॉल टी का जो संयोजन है वो कैपिटल टी के साथ में करवाता हूँ तो मेरे को कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप की संतति प्राप्त होगी। जब मैं स्मॉल टी का संयोजन स्मॉल टी के साथ में करवाता हूँ तो मेरे को स्मॉल टी टाइप की संतति प्राप्त होगी। यानी यहाँ जो मैं बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो भी लंबे टाइप के हैं, यहाँ पर जो पौधे हैं वो भी लंबे टाइप के प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर जो पौधे हैं वो भी हमें बोने टाइप के प्राप्त हो रहे हैं। यानी मैं यहाँ बोल सकता हूँ शुद्ध लंबा या समयुग्मजी लंबा, यहाँ बोल सकता हूँ अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा, यहाँ बोल सकता हूँ मैं विषम युग्मजी लंबा या अशुद्ध लंबा, यहाँ कह सकता हूँ शुद्ध बोना या समयुग्मजी बोना। अब इन सब के अंदर हमें अनुपात निकालना है, जिन अनुपात को हमने पिछली क्लास में भी देखा था, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है, ये लंबा है और ये वाला भी लंबा है। यानी हमारे पास में 3 पौधे जो है वो लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 1 पौधा बोना प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम उस लक्षण प्ररूप अनुपात को यदि मैं बाह्य प्रतीति की बात करूं यानी बाह्य लक्षणों की बात करूं तो इस प्रकार के अनुपात को लक्षण प्ररूप अनुपात अर्थात फिनोटाइप की संज्ञा दी जाती है। यानी जब मैं लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच अनुपात की बात करता हूं तो लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त होता। तो लंबे पौधे अपने पास में प्राप्त हुए थे 3 और बोने पौधे जो है अपने पास में प्राप्त हुआ था 1, यानी 3:1 एक संकर संकरण का लक्षण प्ररूप अनुपात। अब देखिए मैं जीन प्ररूप अनुपात की बात करता हूँ। जीन प्ररूप अनुपात के अंतर्गत हम देखते हैं एक तो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, अशुद्ध लंबा, देन लास्ट में हमें प्राप्त हुआ था शुद्ध बोना। अब देखिए शुद्ध लंबे जो पौधे हैं वो हमें प्राप्त हुए थे 1, यानी 4 में से 1 पौधा जो है वो हमें शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ था। अशुद्ध लंबे पौधे की बात करूँ मैं यानी विषम युग्मजी लंबे की बात करूँ तो वो हमें 2 पौधा प्राप्त हुआ था 4 में से। फिर उसके बाद में शुद्ध बोने की बात करूँ तो हमें 1 पौधा प्राप्त हुआ था। यानी मैं यूँ भी बोल सकता हूँ एक संकर संकरण का जीन प्ररूप अनुपात जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। तो ये जो परिणाम है यानी जीन प्ररूप और
लक्षण प्ररूप के बीच में जो अनुपात आया है वो एक संकर संकरण का परिणाम है। तो जो पृथक्करण का नियम है वो इन परिणामों पर ही आधारित है। पृथक्करण का नियम क्या होता है? पृथक्करण का जो नियम है इसे विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, यानी ये जो रिजल्ट्स है इन रिजल्ट के ऊपर आधारित विसंयोजन का नियम पृथक्करण का नियम है। इस नियम के अनुसार संकर संतति विषम युग्मजीय होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि F1PD के अंदर जो हमें पौधे प्राप्त हुए थे वो कैपिटल T स्मॉल t टाइप के थे, अर्थात अशुद्ध टाइप के थे। तो ये विषम युग्मजीय संकर संतति है। विषम युग्मजीय संकर संतति में दोनों कारक, एक लंबा और दूसरा बोना, जिनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, जीवन भर पास पास रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय यह एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जब भी हम युग्मकों का निर्माण करते हैं उन युग्मकों के निर्माण के समय उनको हमें अलग अलग करना पड़ता है, यानी पृथक पृथक करना पड़ता है, और प्रत्येक लक्षण विशेष कार्य की दृष्टि से शुद्ध होता है। इसी कारण मैं इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोल सकता हूँ। एक युग्मक में युग्म विकल्पी का एक ही कारक उपस्थित होता है, दोनों साथ कभी नहीं होते हैं। यानी युग्मक के अंदर बात की जाए तो युग्म विकल्पी का एक ही कारक उपस्थित होता है, दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं। युग्मक जो है वो अगुणित होते हैं, अगुणित को मैं हैप्लॉइड बोलता हूँ, यानी युग्मक जो है वो अगुणित होते हैं, अगुणित को हैप्लॉइड कहा जाता है। अतः युग्म विकल्पी जीन प्राप्त होता है, प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे हमने प्रभाविता के नियम को दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने लक्षण लिया था फली का रंग। फली के रंग में प्रभावी लक्षण हरा और अप्रभावी लक्षण पीला था। तो F1PD की में हमारे पास में कैपिटल G स्मॉल g टाइप की संतति प्राप्त हुई थी, जिसे हम अशुद्ध हरा विषम युग्मजीय हरा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमें पौधे प्राप्त हुए थे सभी पौधे हरे पौधे प्राप्त हुए थे। अब देखिए F2PD प्राप्त करने के लिए कैपिटल G स्मॉल g का संकरण कैपिटल G स्मॉल g के साथ में ही करवाते हैं। तो F2PD प्राप्त करने के लिए, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था हमने, चेकर बोर्ड की सहायता से F2PD प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर भी चेकर बोर्ड बनाते हैं अपन। तो एक साइड में लिखा मैंने कैपिटल G, एक साइड में लिखा मैंने स्मॉल g, यहाँ पर लिखा कैपिटल G स्मॉल g। इस G को मैं इस G के साथ में संयोजित करवाता हूँ तो मुझे कैपिटल G टाइप की संतति प्राप्त होती है। इस G को इस स्मॉल g के साथ में संयोजित करवाता हूँ तो मुझे कैपिटल G स्मॉल g टाइप की संतति प्राप्त होती है। स्मॉल g को कैपिटल G के साथ में संयोजित करवाता हूँ तो कैपिटल G स्मॉल g टाइप की संतति प्राप्त होती है। स्मॉल g को संयोजित करवाता हूँ तो स्मॉल g टाइप की हमें संतति प्राप्त होती है। यानी हमारे पास में F2PD में 3 पौधे हरे प्राप्त हो रहे हैं। अब हरा यानी कि बाह्य प्रतीति को ध्यान में रख कर के हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात को कहते हैं हम लक्षण प्ररूप अनुपात। अब लक्षण प्ररूप अनुपात, हरे पौधे अपने पास में प्राप्त हुए हैं 3 और पीले पौधे प्राप्त हुए हैं 1, तो 3:1 इसका लक्षण प्ररूप अनुपात है। और जीन प्ररूप अनुपात यानी शुद्ध और अशुद्ध को हमें ध्यान में रखना है, यानी समयुग्मजी कितने हैं विषम युग्मजी कितने हैं उनको ध्यान में रख कर के अनुपात बताएंगे। तो जीन प्ररूप अनुपात, तो यहाँ पर शुद्ध हरा पौधा है हमें 1 प्राप्त हो रहा है, अशुद्ध हरा पौधा 2 प्राप्त हो रहा है और शुद्ध पीला पौधा 1 प्राप्त हो रहा है, यानी 1:2:1, यानी एक संकर संकरण का जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 और लक्षण प्ररूप अनुपात सदैव हमें 3:1 ही प्राप्त होता है, चाहे हम कितने भी एग्जाम्पल क्यों न ले लें।
तो प्यारे साथियों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम क्लियर किया है। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी क्लियर करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही विषय वस्तु समझ में आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है, उस बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस की जो सीरीज़ है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके, आपके पास में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।